हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पुनः कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया को अच्छी तरीके से समझ चुका है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना, उसकी परिभाषा क्या होती है, रासायनिक समीकरण और उसकी परिभाषा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, इन सभी भी टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने इन सभी टॉपिक के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। आशा है कि आप सभी को वह वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं और यह किस तरीके से होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कक्षा 9वीं में ही अध्ययन कर चुका है कि जब भी कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर क्या होती है कि पहले पदार्थों के आपसी आबंध है ना, पहले वाले पदार्थों के आपसी आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं, जिससे क्या होता है कि ये नए आबंध बनने के कारण एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो डिटेल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला है वह है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा और अंतिम अपचयन एवं उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को अच्छी तरीके से डिटेल में इन सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रकार संयोजन अभिक्रिया को क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 1.4 हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्रियाकलाप 1.4 को समझते हैं, है ना। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये बीकर है ना, ये क्या है। इस बीकर में हमें क्या करना है, इस बीकर में हमें यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर आप चूना पत्थर है ना, चूना कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये काला जो दिख रहा है ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि बिना बुझा हुआ चूना होता है। हम पाएंगे कि यह जो बीकर में हमने पानी डाला है और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना डाला है, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। और वहाँ पर यदि आप इस बीकर को स्पर्श करके देखेंगे तो यह जो बीकर है, यह इस बीकर का जो तापमान है वह काफ़ी बढ़ जाता है ना। और कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। तो आइए हम लोग इसे रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखकर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है। क्रियाकलाप 1.4 को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर कि यहाँ पर किस तरीके से संयोजन अभिक्रिया हो रही है। तो हमने क्या किया, इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड को इस बीकर में हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को डाला है और इसमें हमने क्या किया कि पानी को भी इसमें मिलाया है। इस बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाने से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हुई। अब यदि हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो यह ठोस रूप में होता है ना, छोटे छोटे ढेले के फॉर्म में होता है, चूना पत्थर। यह जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। जब इस बिना बुझे हुए चूने को हम जब जल में मिलाते हैं, पानी में डालते हैं, तब पानी में डालें, पानी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एल का इस्तेमाल किया है। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस के रूप में होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एस का इस्तेमाल किया है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में मिलाते हैं
तब वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का की प्राप्ति होती है। और यह जो होती है इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विलयन के लिए एक्वस यानी कि AQ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके एकल उत्पाद, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एकल उत्पाद, यहाँ पर कितना उत्पाद है, केवल एक उत्पाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड अभिकारक हो गया। जल भी क्या है, जल भी अभिकारक है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद, यहाँ पर उत्पाद कितने हैं, एक उत्पाद है, यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करती है। तो जब भी कभी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करती है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम लोग घरों की सफेदी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या होता है कि यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि बुझा हुआ चूना है, यह क्या करता है, जब हम लोग क्या करते हैं, दीवारों पर इसकी पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का, है ना, तो हमारे वातावरण में उपस्थित, तब क्या करता है, ये हमारे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से यह क्या करता है, अभिक्रिया करता है ना। यह जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया की दर काफ़ी धीमी होती है। यह जो अभिक्रिया होती है वह मंद गति से होती है। इसलिए, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है और जल का निर्माण करती है। जो जल होती है वह भाप के रूप में बाहर निकल जाती है, वातावरण में विलीन हो जाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होती है, यह दीवारों पर एक चमक लाती है ना। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अपने घरों की पुताई करते हैं तो लगभग 2 या 3 दिन के बाद हमारे दीवार पर शाइनिंग यानी कि चमक आना चालू हो जाती है। तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण यहाँ पर क्या होता है, दीवारों पर एक अलग से चमक आ जाती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वह सफ़ेद होती है। रोचक की बात यह है ना, रोचक की बात यह है कि जो संगमरमर होता है ना, क्या, संगमरमर जो संगमरमर होता है उसका भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है ना। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो संगमरमर होता है, इन दोनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एक जैसा ही होता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसे हम लोगों ने क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से इस संयोजन अभिक्रिया को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है वह है कोयले का दहन। जी हाँ, हम लोग कोयला यानी कि लकड़ी को जलाते हैं, कोयला यानी कि कार्बन, और हम लोग जानते हैं कि कोयला ठोस रूप में होता है या लकड़ी ठोस रूप में होता है, और ठोस के लिए हम लोग S का इस्तेमाल करते हैं। इसकी अवस्था की बात करें, और दहन के लिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस उत्तरदायी होता है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन के लिए O2 का इस्तेमाल O2, और चूँकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन गैस रूप में होता है इसलिए गैस के जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है ना। यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करें तब
क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है और जल, है ना, H2O, और हम लोग जानते हैं जल लिक्विड के द्रव के रूप में होता है, इसलिए एल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। हाइड्रोजन गैस के लिए जी, ऑक्सीजन गैस के लिए जी, है ना, जी का इस्तेमाल करेंगे। अब यदि हम यहाँ पर दोनों उदाहरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो अभिकारक, है ना, अब यहाँ पर अभिकारक दो से ज़्यादा भी हो सकता है, दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद, है ना, एकल उत्पाद का निर्माण कर रही है। यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर भी दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रही है ना। तब इसे ही तो संयोजन अभिक्रिया करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करती है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, रासायनिक समीकरण दी गई है, यह संतुलित है या असंतुलित। यदि एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करके इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। यदि हम लोग बाएं तरफ कार्बन की संख्या को देखें तो 1 है, ऑक्सीजन की संख्या देखें तो 2 है। यदि हम लोग दाएं तरफ कार्बन की संख्या देखें तो 1 है, ऑक्सीजन की संख्या देखें तो 2 है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणु की संख्या क्या है, समान है। इसलिए यह जो रासायनिक समीकरण दिया गया है, यह जो रासायनिक समीकरण है वह क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। कौन सा रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरे उदाहरण की बात करें तो बाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। दाईं ओर यदि हाइड्रोजन की संख्या देखें तो 2 है, ऑक्सीजन की संख्या देखें तो 1 है। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि हमें इस रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करना है। यदि हम यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या को, चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों आपस में संतुलित है, ऑक्सीजन में यदि हम लोग 2 का गुना कर दे तब क्या होगा कि ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा, यह 2 गुणांक लगाने से यह हाइड्रोजन में भी 2 का गुना हो जाएगा और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, दाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। तब हमें क्या करना है, और हमें तो हम लोग यदि बाईं ओर भी यदि 2 का गुना कर दे तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। इस तरीके से यह भी जो रासायनिक समीकरण है अब वह पूरी तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी। आइए इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब वह पदार्थ क्या हो सकता है, तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है, संयोग करके यानी कि आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आशा है कि आपको जो संयोजन अभिक्रिया है वह समझ में आ चुका होगा। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, है ना, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ना, हीट भी रिलीज होती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.4 में देखा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराए,
है ना कराया तो वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और वह जो बीकर है वह बीकर काफ़ी गर्म हो गया। वहाँ क्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। आइए इसे अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या होता है। प्राकृतिक गैस मीथेन गैस होता है, CH4, है ना। प्राकृतिक गैस क्या होता है, मीथेन गैस। हम लोग गांव में अक्सर, हमारे गांव में क्या होता है कि हम लोग गोबर से बनी गोईठा का इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन को बनाने के लिए करते हैं, उसका दहन करते हैं। गोईठा यानी कि जो गोईठा होता है वह गोबर का बना होता है ना। और वह जो गोईठा है वह चूँकि क्या है, प्राकृतिक है ना। वह हमें क्या होती है कि गाय से प्राप्त होती है गोबर, और उस गोबर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, गोईठा बनाते हैं। और उस गोईठे को हम लोग क्या करते हैं, उस गोईठे का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन के बनाने के लिए उसका दहन करते हैं, है ना। चूँकि जो गोईठा है ना, उसमें क्या होता है, गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है ना। वह जो गोईठा है उसमें भी क्या पाया जाएगा, मीथेन गैस पाया जाएगा, है ना। जब इस गोईठे को जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे जलाया जाता है, तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, धुएं के रूप में निकलती है। जल, है ना, थोड़ी सी मात्रा में जल निकलती है रिसकर, और ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग गोईठा को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, दोनों उत्पाद है, और उत्पाद के साथ साथ हमें ऊर्जा, और ऊर्जा चूँकि ऊष्मा के रूप में वहाँ पर ऊर्जा रिलीज होती है ना। तो उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जीवित प्राणी है और हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन यानी कि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। अब यह खाद्य पदार्थ कुछ भी हो सकता है, चावल, दाल, है ना, ब्रेड, ये सारे चीज़ें खाद्य, ब्रेड, है ना, ये क्या है, ये खाद्य पदार्थ हैं। इन खाद्य पदार्थों में क्या होता है, इन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यह जो कार्बोहाइड्रेट है, यह जब कार्बोहाइड्रेट टूटती है ना, पाचन के समय यह कार्बोहाइड्रेट के टूटने से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। पाचन के समय कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यह जो ग्लूकोज है हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करती है। और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग अपने दिनचर्या को व्यतीत करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का एक विशेष नाम दिया गया है शोषण अभिक्रिया, है ना, शोषण। चूँकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें उत्पाद के साथ साथ, है ना, ग्लूकोज उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। उत्पाद के साथ साथ ग्लूकोज यहाँ पर उत्पाद है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्या है, ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, है ना, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन दिया गया है। तो आइए हम लोग श्वसन की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तब वह टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और यह जो ग्लूकोज है हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और वहाँ पर जल के साथ ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल आपस में अभिक्रिया करती है। और वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि हम लोग निःश्वसन के माध्यम से या श्वसन के माध्यम से उसे बाहर निकालते हैं। और जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या को पूरा करने में खर्च करते हैं। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आइए है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब साग सब्जियां सड़ जाती है, सड़ती गलती है, तब वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हीट यानी कि ऊष्मा का निर्माण होता है। तो वह भी साग सब्जी का कंपोस्ट बनना भी क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद है ना, एकल उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। दो अभिकारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो जो तरीके से हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रकार संयोजन अभिक्रिया को अच्छी तरीके से डिटेल में समझा, आइए हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, उसे हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।